सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट केस हमारा था सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के लिए को सेपरेट करने के लिए, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए आपको 6 डिफरेंट मेथड्स बताए गए। और अब नेक्स्ट जो केस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे और वो सारे प्रोसेस के क्या प्रिंसिपल हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, ये सारी चीज़ें आप उसी तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स में भी देखिए 2 डिफरेंट केसेस होते हैं। एक तो केस ये होता है कि व्हेन सॉलिड इज़ सोल्यूबल इन लिक्विड, और दूसरा केस हो सकता है कि व्हेन सॉलिड इज़ इनसोल्यूबल इन लिक्विड। दोनों केसेस हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल भी हो सकता है, जैसे कि सॉल्ट वाटर है तो ये सोल्यूबल है, शुगर एंड वाटर है सोल्यूबल है, बट सैंड एंड वाटर ये इनसोल्यूबल है। तो दोनों केसेस हैं, तो अलग अलग केसेस के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेथड। फर्स्ट जो हमारा केस है, पहले हम बात करेंगे व्हेन सॉलिड इज़ इनसोल्यूबल इन लिक्विड। ठीक है, इनसोल्यूबल सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो कि लिक्विड में इनसोल्यूबल हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाएगा, पहले हम इसकी मेथड की बात करेंगे, फिर हम लोग सोल्यूबल सॉलिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। प्रीवियस क्लासेस में भी आप इसे पढ़ चुके हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इस मेथड में जनरली जो सॉलिड के हैवियर इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप इस मेथड का यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, तो क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स हैवियर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स का मास लिक्विड के पार्टिकल से ज़्यादा होता है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में, जिस भी कंटेनर में आप मिक्सचर को रखते हैं उसके बॉटम में ये सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बिना डिस्टर्ब किए हुए कंटेनर को उस मिक्सचर को बिना डिस्टर्ब किए हुए किसी कंटेनर में अगर हम उसे प्लेस कर दें तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। आप देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, जो सॉलिड के कोर्स पार्टिकल्स हैं, हैवियर पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे सारे वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में, और कंटेनर के बॉटम में वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड या बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स यूज़ होते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये लिक्विड और सॉलिड का मिक्स सैंड एंड वाटर है। अगर तो सैंड के पार्टिकल देखिए सारे बॉटम में, ये सारे बॉटम में सेटल हो चुके हैं, और क्लियर लिक्विड जो है ये ऊपर जो है आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो क्लियर लिक्विड है इसको बोलते हैं सुपर टैंक, और ये जो आपका सॉलिड है जो कि सेटल हो गया है सॉलिड कंपोनेंट, उसे आप बोलते हैं सेडिमेंट। तो ये 2 टर्म्स हैं जो कि सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में ये 2 टर्म्स यूज़ होते हैं, इसे आप याद रखेंगे, सुपर टैंक एंड सेडिमेंट्स। ठीक, देखिए हमने लिख भी दिया है, द सॉलिड कंपोनेंट दैट सेटल्स डाउन इज कॉल्ड द सेडिमेंट। द सॉलिड कंपोनेंट दैट सेटल्स डाउन, वो कंपोनेंट जो कि सेटल हो जाता है उसे सेडिमेंट बोलते हैं। वाइल द क्लियर लिक्विड फॉर्म्ड अबव इज कॉल्ड द सुपर टैंक। जो क्लियर लिक्विड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं सुपर टैंक। अब देखिए अभी भी सेडिमेंटेशन तो हो गया, इस यहाँ पे सेडिमेंटेशन तो हो गया, सॉलिड के पार्टिकल्स ये बॉटम में सेटल हो गए, लिक्विड के पार्टिकल्स ये अलग हो गए, लेकिन अभी भी ये दोनों मिक्स हैं, अभी भी इनका सेपरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी ये दोनों ही कंपोनेंट्स एक साथ प्रेजेंट हैं, भले ही ये अपना अलग एक साथ हो गया है, ये इसकी अलग लेयर फॉर्म हो गई है, बट अब हमें देखिए सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा मेथड है, इसी मेथड में जो दूसरा टर्म है डिकेंटेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन देखिए करते कैसे हैं। डिकेंटेशन करने के लिए क्या है कि आप किसी ग्लास रॉड की हेल्प से
विद ग्लास रॉड की हेल्प से बहुत ही धीरे धीरे जेंटली, बहुत ही धीरे धीरे जेंटली आप इस क्लियर लिक्विड को रॉड की हेल्प से धीरे धीरे इसे पोर करेंगे, पलटते रहेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो कि सेटल हैं, ये इस लिक्विड के साथ फ्लो ना करने पाएँ। ठीक है, तो आपको बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही जेंटली आपको पोर करना है और वो भी ग्लास रॉड की हेल्प से। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल जो, अब देखिए समझ में आएगा। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये आप देख रहे हैं कि सैंड एंड वाटर का ये मिक्सचर है, सैंड एंड वाटर, और अभी सैंड के पार्टिकल्स पूरे वॉल्यूम में लिक्विड के स्प्रेड हैं, हर जगह स्प्रेड हैं। बट व्हेन इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अगर कुछ देर के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा तो आप देख रहे हैं कि ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ये बॉटम में सेटल हो चुके हैं और इन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। और ये जो क्लियर लिक्विड है ये इसका एक ये अब एक अपना लेयर फॉर्म कर चुका है, इसे बोलेंगे सुपरनेट। लेकिन अभी भी ये दोनों ही कंपोनेंट्स एक साथ ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हमें इन्हें सेपरेट करना है, तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे नेक्स्ट ये मेथड जो इसी में दूसरा टर्म है डिकेंटेशन यूज़ करें। डिकेंटेशन करते कहते हैं ग्लास रॉड की हेल्प से हम बहुत ही जेंटली धीरे धीरे क्लियर लिक्विड को इस ग्लास रॉड की हेल्प से पोर करते हैं किसी दूसरे सेपरेट कंटेनर में, और ये ध्यान रखते हैं कि ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ये लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ फ्लो ना कर पाएँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैनुअल मेथड है और इसमें बहुत 100% प्योरिटी की कोई चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, और ये जो मेथड है ये नॉर्मली ये मेथड यूज़ होता है टू सेपरेट सैंड एंड वाटर। ठीक है, और या अभी आगे आप पढ़ेंगे कि वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम में टाउन्स में, सिटीज़ में जो यूज़ होता है, जहाँ से वाटर की सप्लाई होती है वहाँ पे भी सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का यूज़ होता है। ठीक है, डिकेंटेशन देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। डिकेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट, पलटना, पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल आफ्टर सेडिमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए हम क्लियर लिक्विड को किसी दूसरे वेसल में इसको पोर कर लेते हैं, पलट लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डिकेंटेशन। प्रिंसिपल देखिए किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, प्रिंसिपल आप समझ चुके हैं पीछे ही कि सेडिमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट हैव हायर डेंसिटी दैन द लिक्विड, और डेंसिटी हायर होने के कारण ये क्या होंगे, ये बॉटम में सेटल हो जाएंगे। ठीक है, लिक्विड के इस कंटेनर में सेटल हो जाएंगे, एकदम नीचे कंटेनर के बॉटम में ये सारे बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। एग्जांपल, टू सेपरेट मड, सैंड और क्ले फ्रॉम वाटर। यह आप एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखते होंगे अपने घर में। बिफोर कुकिंग राइस पल्सेस एक्सेट्रा आर वॉश्ड एंड वॉश वाटर इज रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन। ऐसे करके थाली में करके धुलते हैं और उसको ऐसे हाथ लगा कर पलटते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये भी क्या, वो भी ये डिकेंटेशन का प्रोसेस है। ठीक, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये हम इस प्रोसेस से इनसोल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड मिक्सचर से, इनसोल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। नेक्स्ट प्रोसेस इसी में सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में ही एक टर्म यहाँ पे और यूज़ होता है, लोडिंग। ठीक है, तो लोडिंग में जनरली क्या होता है, देखिए आप जान रहे हैं कि सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन प्रोसेस में ये थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, और आपको बहुत वेट करना पड़ता है कि सारे पार्टिकल जो हैं लिक्विड के जब सेटल हो जाएं, सॉलिड के सारे पार्टिकल जब सेटल हो जाएंगे तब आप डिकेंटेशन कर पाएंगे। अगर इन केस ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में सेडिमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ही स्लोअर हो जाता है, बहुत ही स्लो रेट से ये होता है। फिर देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम एक दूसरा प्रोसेस यूज़ करते हैं, लोडिंग। लोडिंग में क्या करते हैं, देखिए लोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ सस्पेंडेड इनसोल्यूबल पार्टिकल्स फास्टर बाय एडिंग सम स्पेसिफिक केमिकल्स। ठीक है,
तो एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अगर क्ले के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो बहुत ही सेटल होते हैं बहुत ही स्लो स्पीड से, वेरी स्लोली। ठीक, तो इन फाइन क्ले के पार्टिकल्स की के सेडिमेंटेशन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम स्मॉल अमाउंट में एलएम को मिक्स करते हैं। ठीक है, वाटर में क्ले वाटर है या मडी वाटर है उसमें हम एलएम को मिक्स करते हैं, तो एलएम के पार्टिकल जो हैं ये क्ले के पार्टिकल से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण से उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मास बढ़ जाता है और अल्टीमेटली सेडिमेंटेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए, ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन द हैवियर कोर्स पार्टिकल सेटल डाउन क्विकली, फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले सेटल डाउन वेरी स्लोली, द फाइनर पार्टिकल्स कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलएम इन मडी वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आप सेडिमेंटेशन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं लोडिंग की हेल्प से। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड से भी आप इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट्स को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन मेथड में ये, इस मेथड से आप फेमिलियर होंगे, ये भी बहुत ही कॉमन मेथड है। और इसमें हम फिल्ट्रेशन मेथड में हम एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जिससे कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो तो पास कर सकते हैं, लेकिन जो इनसोल्यूबल सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फ़िल्टर पेपर होता है, तो फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं। फ़िल्टर पेपर के थ्रू लिक्विड के पार्टिकल्स तो ईज़िली फ्लो कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, बट जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर के पोर्स से पास नहीं होते हैं और ये इस तरह से दोनों कंपोनेंट जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है कि द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन इनसोल्यूबल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। किसी फ़िल्टर का यूज़ करके, वो फ़िल्टर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरह के फ़िल्टर होते हैं, नॉर्मली हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। तो द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन इनसोल्यूबल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? फिल्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट अलाउज ओनली द लिक्विड कंपोनेंट टू पास थ्रू। मतलब ये केवल लिक्विड कंपोनेंट को, लिक्विड के पार्टिकल्स को तो फ्लो पास करने के लिए अपने थ्रू पास करने देता है, अलाउ करता है, एंड द सॉलिड कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर। और जो सॉलिड कंपोनेंट है वो फिल्टर पेपर पे ही बच जाता है, रुक जाता है। वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। द क्लियर लिक्विड दस ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जब आप फिल्टर पेपर की हेल्प से जब आप सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को जब सेपरेट करते हैं, तो लिक्विड के जो कंपोनेंट्स जो कि फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है, जो क्लियर लिक्विड ऑब्टेन होता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, उसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेट। एंड द सॉलिड मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द फिल्टर इज कॉल्ड द रेसिड्यू। और जो सॉलिड मटेरियल, जो सॉलिड कंपोनेंट फ़िल्टर पेपर पे वो लेफ़्ट हो जाता है, बच जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसके लिए वर्ड की यूज़ किया जाता है रेसिड्यू, फिल्ट्रेट रेसिड्यू। ठीक है, तो ये भी टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, इसे आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम्पल, टू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ sawdust और chalk पाउडर इन वाटर, फिल्टरिंग टी बाय यूजिंग अ स्ट्रेनर। देखिए, एक ये भी फ़िल्टर की तरह इसको भी यूज़ किया जा सकता है, स्ट्रेनर को। आप जानते हैं टी लीव्स, टी से टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पनीर वगैरह आप जानते हैं कि उसको बनाते समय, पनीर बनाते समय भी वहाँ पे किसी एक इस स्पेशल टाइप के क्लॉथ का यूज़ करते हैं। ठीक, तो कोई भी मटेरियल हम एज अ
फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक देखिए ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन हम कब अप्लाई करेंगे और इसका क्या पूरा प्रोसेस है ये आप ध्यान से समझिए। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक देखिए हम कब यूज़ करेंगे। अभी ऊपर आपने देखा कि फिल्ट्रेशन मेथड में हम इनसोल्यूबल फाइन सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करते हैं, और वहाँ पे आपने ये देखा कि जो फ़िल्टर पेपर होता है वो लिक्विड को तो पास होने के लिए अलाउ करता है, लिक्विड को अपने थ्रू पास होने देता है, बट जो इनसोल्यूबल सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इन्हें पास नहीं होने देता। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी हमारे पास मिक्सचर्स हैं जिनमें कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इतने फाइन होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। पीछे आप डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर्स आप डिस्कस कर आपको बताया जा चुका है। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते जैसे कोलाइड्स हैं। अब कोलाइड्स में आप जानते हैं कि है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही, और वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने फाइन होते हैं कि हम कोलाइड्स को ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, अगर कोलाइड्स की आपको करेक्टरिस्टिक याद आ रही हो तो यहाँ पे देखिए हम कौन सी टेक्निक फिर यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में क्या करते हैं, पहले तो ये समझिए कि कब यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम तब यूज़ करेंगे जब जो इनसोल्यूबल सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो इतने फाइन हैं, इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल हैं कि वो फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं, फ़िल्टर पेपर उसे सेपरेट नहीं कर पाता। तो उस केस में फिर हम एक दूसरा मेथड, एडवांस मेथड अप्लाई करते हैं, उसे बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को पहले डिफाइन कैसे करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड which are very small and can easily pass through filter paper. Centrifugation is a method of separating the suspended solid particles from a liquid which are very small and can easily pass through filter। बहुत ही छोटे हैं और जो कि फ़िल्टर पेपर से easily पास कर जाते हैं, तो वहाँ पे फिर हम वहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। और ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, देखिए this technique is based upon the principle that when a mixture is rotated at a high speed, हम किसी कंटेनर में मिक्सचर को, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी आती है, मशीन आती है, ठीक है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। और जिस भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है, हम उस सेंट्रीफ्यूज में उस मिक्सचर को पहले उसको पलट करते हैं और फिर उसे बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो रोटेट करने से क्या होगा, द डेंसर पार्टिकल सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो तो बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाएंगे, वाइल द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो उस लिक्विड के टॉप पे, सरफेस पे ही वो फ्लोट करने लगते हैं। तो नॉर्मली आप अपने घरों में देखते हैं कि मिल्क से क्रीम वगैरह सेपरेट करने के लिए पहले चर्नर का यूज़ होता था। अब तो अगर कहीं होता हो तो आपने देखा होगा कि ऐसे चर्नर होता था, मथनी टाइप, उसको हाथ से ही किसी पॉट में मिल्क को ले करके ऐसे 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 करके उसको चर्नर की हेल्प से मिल्क को रोटेट करते थे, तो क्रीम जो है इससे सेपरेट हो जाता था, ठीक है। तो मैनुअली भी आप ऐसा करते हैं, और अगर लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियल स्केल पे आपको अगर सेपरेशन करना हो तो वहाँ पे मशीन्स का यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन का, ठीक। तो जनरली कोई मिल्क का ही एग्जांपल नहीं है, और भी ढेर सारे सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशन हैं, अभी आगे आप देखेंगे। पहले प्रिंसिपल आप समझिए कि प्रिंसिपल क्या है। दिस टेक्निक इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट when a mixture is rotated at a high speed, the denser particles settle down to the bottom of the container while the lighter particles stay at the top।
ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है कि टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क या टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड ऑब्लिक क्रीम। और इसका देखिए एक स्पेसिफिक यूज ये है इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो आप कभी ब्लड टेस्ट वगैरह जब कराते हैं पैथोलॉजी में देखते होंगे कि पहले आपके ब्लड को एक किसी टेस्ट ट्यूब वगैरह में कलेक्ट करके उसे एक मशीन में उसको प्लेस करके उसको रोटेट कराया जाता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में करके उसको रोटेट कराते हैं, जिससे कि जो ब्लड में जो आपके इनसोल्यूबल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन्स में भी आप देखते हैं, वॉशिंग मशीन्स में भी आपने देखा होगा एक मशीन होती है जो कि क्लॉथ को ऐसे रोटेट कराती रहती है। ठीक है। तो वो भी उसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन का वो भी एप्लीकेशन है। वेट क्लोथ्स को से वाटर को स्क्वीज़ करने के लिए। ठीक है। कपड़े जो आप मशीन में वॉशिंग मशीन में आप उसको डालते हैं, तो जो वेट क्लॉथ है उससे वाटर को स्क्वीज़ करने के लिए वहाँ पे मशीन्स में उस वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक। तो इस तरह से इसके अलावा लैब्स में, लेबोरेटरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में भी अगर किसी लिक्विड में, किसी केमिकल में अगर कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो उसको भी सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ होता है। तो प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में करते क्या हैं, हमें मिक्सचर को रोटेट करना होता है, हाई स्पीड में मिक्सचर को रोटेट करते हैं, जिसके कारण से जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो तो लिक्विड के बॉटम में सेटल हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं। इस तरह से आप इजीली कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड भी आपको यूज़ करना है। ये मेथड भी किसके लिए है, व्हेन सॉलिड इज इनसोल्यूबल इन लिक्विड। अब नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हेन सॉलिड इज सोल्यूबल इन लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल है तब आपके पास क्या ऑप्शन है, तब आप कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो एक बहुत ही कॉमन मेथड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इवापोरेशन। ठीक है। इवापोरेशन से आप फेमिलियर हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रिकवर अ सॉलिड सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड बाय कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू इट्स वेपर। ठीक है। तो इस मेथड का यूज जनरली हम इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में इसमें क्या प्रोसेस है कि हम पहले उस मिक्सचर को हीट करते हैं। तो हीट करने से जो लिक्विड कंपोनेंट है वो वेपराइज हो जाता है, वो गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो आपका सोल्यूबल सॉलिड है वो उसी कंटेनर में ही लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है। ठीक है। तो जनरली इस मेथड का हम यूज़ करते हैं कि टू सेपरेट non-volatile components dissolved in a volatile solvent. This method is used to separate non-volatile components dissolved in volatile solvents. volatile और नॉन volatile यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं इसकी मीनिंग देखिए। volatile का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ईज़िली वेपराइज हो जाते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और ईजिली जो कि वेपर स्टेट में गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को वोलाटाइल बोलते हैं। और नॉन वोलाटाइल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत ही हाई होता है और जो कि ईजिली वेपर स्टेट में, गैसेज स्टेट में वेपराइज नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स डिजॉल्व्ड इन वोलाटाइल सॉल्वेंट्स। प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइजेज ईजली ऑन हीटिंग वेयर एज सॉलिड डू नॉट। लिक्विड्स जो कि वोलाटाइल होते हैं वो ईजली वेपराइज हो जाते हैं और सॉलिड्स नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट हैं ये वेपराइज नहीं होता है। तो इस फैक्ट पे, इस प्रिंसिपल पे ये आपका टेक्निक वर्क करता है। इसका एग्जांपल देखिए, किस टाइप के मिक्सचर को हम एवापोरेशन मेथड से जनरली सेपरेट करते हैं। टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है। आप जानते हैं सी वाटर में ये बहुत ही बिग सोर्स है कॉमन सॉल्ट का। ठीक है। और सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए हम एवापोरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। सी शोर पे ऐसे सी बेड्स बनाए जाते हैं और जब वेव्स आती हैं
तो ये वेव्स इन्हीं सी बेड्स में कलेक्ट हो जाती हैं और सन के कारण धूप से ये जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स इवापोरेट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं और आपका सॉल्ट जो है वो लेफ्ट हो जाता है। फिर उसका प्योरीफिकेशन करके आप उसे यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर या टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने के लिए आप एवापोरेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। इंक में आप जानते हैं, ब्लू या ब्लैक इंक में आप जानते हैं कोई डाई मिक्स की गई रहती है, कलर्ड कंपोनेंट्स मिक्स किए होते हैं और अगर आपको इस डाई को सेपरेट करना है तो आप यहाँ पे इवापोरेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि आप किसी चाइना डिश में इंक लेंगे और उसको बर्नर की हेल्प से जेंटली हीट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप जो है डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, उसमें वाटर बाथ कराया जाता है। मतलब एक कैसे पहले कंटेनर में, किसी कंटेनर में वाटर फिल करते हैं और वाटर को आप हीट करते हैं और उस कंटेनर के ऊपर एक वॉच ग्लास में इंक को रख दिया जाता है। तो जैसे जैसे वाटर बॉयल होता है उसके वेपर्स राइज करते हैं, उसके कारण से अल्टीमेटली इंक भी ये भी धीरे धीरे हीट होने लगती है और इंक के जो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं ये वेपराइज हो जाते हैं और जो उसमें इनसोल्यूबल डाई प्रेजेंट है, कलर्ड कंपोनेंट है, वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इवापोरेशन मेथड देखिए अप्लाई तो हम करते हैं, लेकिन इवापोरेशन मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, हम सारे सोल्यूबल सॉलिड्स को इवापोरेशन मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इस मेथड में आप समझ रहे हैं कि हमें मिक्सचर को तब तक हीट करना पड़ता है, तब तक हीट करना पड़ता है कि जब तक कि वो पूरा ड्राई ना हो जाए, जब तक कि पूरे के पूरे लिक्विड कंपोनेंट है वो वेपराइज ना हो जाए, वो पूरा मिक्सचर ड्राई ना हो जाए, तब तक हमें हीट करना पड़ता है। तो ऐसा करने से ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हो सकता है कि जो सॉलिड हमें मिले, जो सॉलिड कंपोनेंट हमें मिले, वो ज़्यादा हीट उसको ज़्यादा हीट मिलने के कारण वो कंपोनेंट वो जल भी सकता है। ठीक है, इट गेट्स चार्ड और गेट्स डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है या चार्ड हो सकता है, राख बन सकता है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं पे हो रही है तो वहाँ पे फिर हम इवापोरेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। तो इससे भी जो बेटर मेथड है इवापोरेशन से, वो है हमारा नेक्स्ट मेथड है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में देखिए क्या करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। क्रिस्टलाइजेशन, तो देखिए यहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन वर्ड क्रिस्टल वर्ड से ये फॉर्म हुआ है। क्रिस्टल का मतलब देखिए क्या होता है कि क्रिस्टल्स, साइंस के टर्म में इसकी मीनिंग समझिए। क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस, क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्रिस्टल्स बोलते हैं, उनको क्रिस्टल्स कहा जाता है। तो क्रिस्टल वर्ड की मीनिंग ही यही है कि प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स आपके पास हैं तो ये 100% श्योर है कि उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी। अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तब फिर हम उसे क्रिस्टल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्रिस्टल फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, या जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है इसका क्या प्रोसेस है, कैसे इसका फंक्शन है, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में की हेल्प से मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो जनरली इस मिक्सचर का हम यूज़ करते हैं इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए, उसको प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इम्प्योर सैंपल है, किसी सॉलिड सब्सटेंस का इम्प्योर सैंपल है और हमें उसे प्योर करना है, ठीक है, या इम्प्योर कंपाउंड है, ठीक, और हमें उस कंपाउंड को प्योर करना है, उससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है,
तो या उसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इम्प्योर सैंपल को, इम्प्योर सॉलिड को, इम्प्योर कंपाउंड को क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब उसे प्योर करना है, तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें डिफाइन किया गया है कि द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और नीचे हमने लिख भी दिया है क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड कि दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट when a crystal is formed it tends to exclude the impurities which remain in the solution। कि जब भी क्रिस्टल फॉर्म होते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म होने के साथ साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ अपने आप क्रिस्टल्स उसे एक्सक्लूड कर देता है, बाहर निकाल देता है, और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं। फिर हम आगे फिल्ट्रेशन करके प्योर क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। देखिए क्या करेंगे, तो नॉर्मली जैसे हमारे पास अगर हम यूज़ करें सब कोई हमारे पास एलम का इम्प्योर सैंपल है, एलम फिटकरी आप जानते हैं, सबने देखा है। ठीक है, या कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का अगर आपके पास कोई इम्प्योर सैंपल है और आपको उसे प्योरीफाई करना है। ठीक है, इम्प्योर टू प्योरीफाई इम्प्योर सैंपल ऑफ एलम या टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ एलम या टू प्योरीफाई टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें हम एक स्मॉल अमाउंट में जैसे कॉपर सल्फेट को हमें सेपरेट प्योरीफाई करना है, तो 5 ग्राम आप इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सैंपल किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी कंटेनर में आप उसे ले करके उसमें मिनिमम अमाउंट वाटर में, कम से कम वाटर में उसे आप डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, और डिज़ोल्व करने के बाद फिर आप उसे फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने से क्या होता है कि इन केस अगर कोई इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ अगर उस इम्प्योर सैंपल में प्रेजेंट हैं तो फ़िल्टर करने से, फ़िल्ट्रेशन करने से वो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, और फिर हम इस पूरे मिक्सचर को आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद जो हमें फ़िल्ट्रेट मिलता है, फिर हम उसे किसी चाइना डिश में या किसी कंटेनर में उसको कलेक्ट करके और उसे हीट करते हैं। हीट करने का पर्पज़ ये होता है कि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पीछे आप पढ़ चुके हैं कि हम इस पूरे मिक्सचर को हीट करते हैं और हीट करने के साथ साथ हम जो कि ये वाटर है, वाटर को आप जानते हैं हीट करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो कुछ वाटर इवापोरेट हो जाएगा और इवापोरेट होने के साथ साथ इसमें वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए जब आप उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए अनडिस्टर्ब उसे छोड़ देंगे, रख देंगे, तो आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स आपको ऑब्ज़र्व होंगे या कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसे ऑब्टेन करने के लिए आप ऑर्डिनरी जो आपका फ़िल्ट्रेशन मेथड है उसका यूज़ करके, ऑर्डिनरी फ़िल्ट्रेशन मेथड से आप उसे जो प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन हुए हैं उसे आप सेपरेट कर लेंगे। तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एज अ फ़िल्ट्रेट सेपरेट हो जाएंगी, और जो प्योर क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे आप उसे फ़िल्टर पेपर की हेल्प से, किसी दूसरे फ़िल्टर पेपर की हेल्प से आप उसे ड्राई कर लेंगे और आपके प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, एक प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इन आप किसी
दूसरे मेथड से भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी इम्प्योर सैंपल को आपको उसको प्योरीफाई करना है, प्योर सैंपल ऑब्टेन करना है। तो मतलब बेसिक जो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन मेथड में जो आपका प्रोसेस है, जो आपको करना है, वो पहले क्या करना है कि आप पहले जो इम्प्योर सैंपल है उसका पहले सॉल्यूशन बनाएंगे, उसे आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। और डिज़ोल्व करने के बाद फिर आप उसे फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। फ़िल्टर करने से क्या होता है कि जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करना है मिक्सचर का, ठीक है। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब आप समझते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व करना है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करने के साथ साथ आप मिक्सचर को हीट भी करेंगे। हीट करते हुए सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, और जब आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा तब फिर आप पूरे मिक्सचर को बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए आप उसे छोड़ देंगे कि जिससे कि जो क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म हो सकें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहले हम मिक्सचर को हीट करते हैं, हीट करके पहले उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉलिड को डिज़ोल्व किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप उसे कूल करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होने के साथ साथ जो कि आपके क्रिस्टल्स हैं वो अपने आप फॉर्म हो जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्रिस्टल से रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, वो क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर एवापोरेशन। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि क्रिस्टलाइजेशन जो है ये एवापोरेशन से बेटर टेक्निक है। किस सेंस में, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। ड्यूरिंग एवापोरेशन द सोल्यूशन इज़ हीटेड टू ड्राइनेस। ड्यूरिंग दिस सम सॉलिड्स में डिकम्पोज और सम सॉलिड्स लाइक शुगर में गेट चार्ट, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है इवेपोरेशन टेक्निक का। और सेकंड ड्रॉबैक देखिए क्या है कि सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। कुछ ऐसी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन के बाद भी, जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनको फ़िल्टर पेपर नहीं उसको रोक पाता है, जो कि फ़िल्टर पेपर से पास हो जाती हैं, तो वो इम्प्योरिटीज़ भी अभी डिज़ोल्व रहती हैं, सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहती हैं, जो कि इवापोरेशन होने के बाद सॉलिड को कंटामिनेट करती हैं, सॉलिड को इम्प्योर बनाती हैं, ठीक है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार क्वेश्चन ये आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर एवापोरेशन, ये 2 फैक्ट्स आप याद रखेंगे, इसे मेंशन करेंगे अपनी कॉपी में, नोट्स में। एक और स्पेशल टेक्निक इसी टॉपिक में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये मॉडर्न वर्सटाइल मेथड है सेपरेशन का। देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, या इस मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं। इस टेक्निक को जनरली यूज़ किया जाता है when 2 or more dissolved solids which are present in a solution in very small quantity। मतलब अगर जो सॉलिड के कंपोनेंट हैं, मिक्सचर में जो सॉलिड का कंपोनेंट है उसकी क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही लेस अमाउंट में वो अगर प्रेजेंट है, तो उस केस में क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली क्या है, इसका अगर हम इसकी मीनिंग समझना चाहें तो क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड क्रोमा से ये फॉर्म हुआ है। क्रोमा मीन्स होता है कलर, एंड ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड है KROMA, क्रोमा, जिसकी मीनिंग होती है कलर। तो सबसे पहले इसका यूज़ एक रशियन बोटनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस या टू सेपरेट प्लांट पिगमेंट्स, ठीक है। प्लांट के पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इस मेथड का यूज़ किया था।
पिगमेंट मतलब कलर्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए इसका नेम वहीं से क्रोमेटोग्राफी इसका नेम हुआ। अब आज की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं तो आज ढेर सारी क्रोमेटोग्राफी के मेथड जो हैं वो डेवलप किए जा चुके हैं, लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, TLC जिसे आप बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड है क्रोमेटोग्राफी के ही ये डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी कोर्स में हमें यहाँ पे जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्रोमेटोग्राफी का डिस्कस करना है जो कि है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और उसका प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो पहले देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। ये जो मेथड है ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस may be soluble in the same solvent but their solubilities are usually different। तो कहने का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक ही सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो सकते हैं, बट उनकी सॉल्युबिलिटीज़ क्या होंगी, वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट सब्सटेंसेस किसी एक ही सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो सकते हैं, बट उनकी सॉल्युबिलिटीज़ क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो या सिंपली आप अगर कहना चाहें तो ये जो प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी ये किस टेक्निक पे बेस्ड है, डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स इन द सेम सॉल्वेंट। सॉलिड कंपोनेंट्स की डिफरेंट सॉलिड कंपोनेंट्स की जो सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं वो एक ही सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे ये टेक्निक आपकी क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है। और इसका प्रोसीजर देखिए इसमें करते क्या हैं कि व्हेन अ सॉल्वेंट इज़ अलाउड टू पास ओवर अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस द सब्सटेंस विच इज़ मोर सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट मूव्स फास्टर and thus gets separated from the other substances in the mixture which move slowly, ठीक है। तो एक्चुअली इस मेथड में देखिए क्या करते हैं कि देखिए इसमें फिर से समझिए कि जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, सॉलिड मिक्सचर है, ठीक है। उसमें सॉलिड के दो कंपोनेंट्स हैं और अगर इन कंपोनेंट्स के थ्रू हम सॉल्वेंट को पास कराएंगे, ठीक है, सॉल्वेंट को पास कराएंगे तो जो कि ऐसा सॉलिड जो कि उस सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो इस सॉल्वेंट के साथ जल्दी डिज़ोल्व होकर के तेज़ी से मूव करेगा, मूव्स फास्टर, और जो कि लेस सोल्यूबल होगा वो भी मूव तो करेगा सॉल्वेंट के साथ बट उसकी स्पीड कम होगी। तो एक कंपोनेंट की स्पीड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से सॉल्वेंट के साथ मूव करके फ्लो करके ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, और जो कि कंपोनेंट जिसकी सॉल्युबिलिटी लेस है वो स्लोली मूव करेगा और वो ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से दोनों कंपोनेंट जो हैं क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो अभी हम पूरा प्रोसीजर इसको आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है इसकी मीनिंग आप समझिए कि देखिए व्हेन अ सॉल्वेंट इज़ अलाउड टू पास ओवर अ मिक्सचर ऑफ सच सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक ही सॉल्वेंट में सोल्यूबल हैं, उसके लिए आपको यूज़ किया जा रहा है सच सब्सटेंसेस। व्हेन अ सॉल्वेंट इज़ अलाउड टू पास ओवर अ मिक्सचर ऑफ सच सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें हमें सेपरेट करना है और जो कि एक ही
सॉल्वेंट में सोल्यूबल हैं और उनकी सॉल्युबिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो क्या होगा, द सब्सटेंस विच इज़ मोर सोल्यूबल, वो सब्सटेंस जो कि ज़्यादा सोल्यूबल है वो सॉल्वेंट के साथ तेज़ी से मूव करेगा, वो सॉल्वेंट में तेज़ी से मूव करेगा। मोर सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट मूव्स फास्टर एंड दस गेट्स सेपरेटेड, तेज़ी से मूव करेगा तो सेपरेट हो जाएगा किससे, फ्रॉम अदर सब्सटेंसेज इन द मिक्सचर विच मूव स्लोली, ऐसे सब्सटेंस से, दूसरे कंपोनेंट से जो कि सोल्यूबल तो है लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, वो लेस सोल्यूबल है और वो मिक्सचर के साथ वो सॉल्वेंट के साथ तेज़ी से फ़्लो नहीं करता है, वो स्लोली मूव करता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट इन्हें क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अलग अलग बांट देता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं जो कि सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट्स हैं जो कि एक ही सॉल्वेंट में सोल्यूबल तो हैं लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, वो जब उनके थ्रू हम सॉल्वेंट को पास कराते हैं तो ये सॉल्वेंट क्या करता है, इन सब्सटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखिए लास्ट में एक लाइन लिखी है कि दस दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक कंपोनेंट जो कि ज़्यादा सोल्यूबल है वो तेज़ी से मूव करके राइज कर जाएगा, ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, और जो कि लेस सोल्यूबल है वो स्लोली मूव करेगा और ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स तो आप देखेंगे ही। अभी पहले हम यहाँ पे आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रोसीजर है, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लार्ज साइज का ग्लास जार होता है। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे हम एक ग्लास जार बना रहे हैं, ये ग्लास जार है। ठीक, और इसके अलावा इसमें हमें एक फ़िल्टर पेपर चाहिए जिसे हम वाटमैन, स्पेशल टाइप का फ़िल्टर पेपर होता है उसे वाटमैन फ़िल्टर पेपर बोलते हैं, स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर। ठीक, इसके अलावा इस जार को कवर करने के लिए एक कवर चाहिए, एक कॉटन थ्रेड चाहिए। ठीक है, या आपको एक ग्लास रॉड चाहिए जिसके थ्रू हमें ये जो फ़िल्टर पेपर है इसे हमें हैंग करना होगा, और थोड़ा सा वाटर भी चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर क्या है कि मान लीजिए कि आप फ़िल्टर पेपर की एक स्ट्रिप लेंगे और उस स्ट्रिप पे, ठीक है, यहाँ पे हम अलग से बना दे रहे हैं ये मान लीजिए कि फ़िल्टर पेपर की एक आपने थिन स्ट्रिप ले ली और उस पेपर पे, उस थिन स्ट्रिप पे आप एक पेंसिल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लोअर एंड से, इस फ़िल्टर पेपर के लोअर एंड से 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर, 2 और 3 सेंटीमीटर अबव आप पेंसिल से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस फ़िल्टर पेपर पे, और इस फ़िल्टर पेपर को आप किसी सरफेस पे पहले प्लेस कर देंगे, रख देंगे, और जिस भी कंपोनेंट को आपको, जिस भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, जनरली यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं एक ब्लैक इंक का। ब्लैक इंक के कंपोनेंट्स को, ब्लैक इंक के जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं उसे हमें सेपरेट करना है, तो इसका एग्ज़ाम्पल हम यहाँ आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक इंक की एक ड्रॉप को आप क्या करेंगे, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक, ब्लैक इंक के एक स्मॉल ड्रॉप को, एक सिंगल ड्रॉप को आप क्या करेंगे, इसी पेंसिल से आपने जो लाइन बनाई हुई है इसके मिडल में आप एक ड्रॉप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, गिरा देंगे। ठीक है, और थोड़ी देर इसे सूखने देंगे, छोड़ देंगे कि जिससे कि ये जो इंक है ये लेट इट ड्राई, इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो आपका फ़िल्टर पेपर है इसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इस जो आपका ये ग्लास जार है यहाँ पे आपने एक रॉड रख दिया, और इस रॉड में किसी क्लिप के थ्रू या टेप के थ्रू आप इस पेपर को क्या करेंगे, ऐसे हैंग कर देंगे। ठीक है, इस पेपर को इस ग्लास जार में हैंग कर देंगे। ठीक है, हैंग कर देना है, और इस ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में थोड़ा सा वाटर भी आप फिल करेंगे, थोड़ा सा वाटर फिल करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि जो वाटर है वो वाटर का लेवल, वाटर का जो लेवल है वो वाटर का लेवल यहाँ जहाँ पे आपने ये लाइन बनाई हुई है, जो इंक का स्पॉट है, उस स्पॉट से
थोड़ा सा बिलो ही होना चाहिए, ठीक है। वाटर का लेवल इसको इंक के, ये जो इंक का स्पॉट है इसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंक का स्पॉट वाटर लेवल से ऊपर होगा, या आप कहिए कि वाटर लेवल जो है नीचे होगा। मतलब इतना कम पानी हम यूज़ करेंगे कि जो वाटर लेवल है वो वाटर का लेवल इस इंक के स्पॉट को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये आपका स्पेशल फ़िल्टर पेपर है। ये अरेंजमेंट आपको यहाँ पे फॉर्म करना है। जब इस तरह से अरेंजमेंट आप बना देंगे तो आप क्या देखेंगे कि अब इस जार को कवर कर दीजिए और इसे छोड़ दीजिए बिना अनडिस्टर्ब, एंड लीव इट अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए हुए आप इसे कुछ देर के लिए आप इसे छोड़ देंगे, लीव कर देंगे। तो आपको देखिए क्या ऑब्ज़र्वेशन मिलेगा। आपको क्या ऑब्ज़र्वेशन मिलेगा कि कुछ देर बाद आप देखेंगे कि कुछ कलर्ड स्पॉट्स, 3 कलर्ड स्पॉट्स, ठीक है, 3 कलर्ड स्पॉट्स एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग हाइट पे, अलग अलग डिस्टेंस पे आपको 3 डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स आपको ऑब्ज़र्व होंगे। ये जो आपकी रेफरेंस लाइन थी जहाँ पे आपने इंक को ड्रॉप किया हुआ था, उसके अबव आपको 3 डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स आपको ऑब्ज़र्व होंगे। और ये कलर्ड स्पॉट, ये कलर्ड कंपोनेंट्स एक्चुअली क्या हैं, ये इसी इंक के ही कंपोनेंट्स है जो कि इंक में, ब्लैक इंक में जो कि डिज़ोल्व थे, और इनकी सॉल्युबिलिटी क्या थी, वाटर में डिफरेंट डिफरेंट थी। ये जो टॉप वाला जो स्पॉट है इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके ज़्यादा हाइट तक ये रेस कर गया। और ये जो आपका 3rd नंबर वाला स्पॉट है इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में लेस थी, कम थी, जिसके कारण से ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखिए ये जो फ़िल्टर पेपर लेने का सेंस है, फ़िल्टर पेपर लेने का सेंस क्या है कि फ़िल्टर पेपर में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसके कारण से कैपिलरी एक्शन के कारण जो वाटर है, ये वाटर इस फ़िल्टर पेपर के थ्रू क्या होता है, राइज़ करता है, राइज़ करता है, ठीक है। और राइज़ करने के साथ साथ ये जो स्पॉट हमने इंक का लिया था, इस स्पॉट के थ्रू ये फ़्लो करता है, इस स्पॉट के थ्रू फ़्लो करता है। जब इस स्पॉट के थ्रू ये वाटर राइज़ करता हुआ फ़्लो करता है, तो अब इसके जो इंक के जो कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स, ये अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अब ये वाटर के साथ ये भी फ़्लो करने लगते हैं, वाटर अपने साथ इन्हें भी फ़्लो करा करके मूव कराने लगता है। तो और जो कंपोनेंट ज़्यादा सोल्यूबल होता है वो तेज़ी से मूव करता है, फास्टली मूव करता है और ज़्यादा हाइट तक वो पहुंच जाता है। और जो कंपोनेंट वो कम सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल है, वो ज़्यादा हाइट तक रेस नहीं हो पाता। और इस तरह से ये 3 स्पॉट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मिलते हैं, और ये 3 स्पॉट्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप ये इसलिए ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें मिक्स थे, या आप कलर्ड कंपोनेंट्स को, अलग अलग कलर्स को इस ब्लैक इंक से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब वाटर लेवल राइज़ करता हुआ जब टॉप पे ये पहुंच जाएगा, धीरे धीरे टॉप पे जब पहुंच जाएगा, तो आप इस पेपर स्ट्रिप को रिमूव कर लेंगे, हटा देंगे, और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है, देखिए कि इस अब जो ये पेपर आपको ऑब्टेन होगा, द पेपर विथ कलर्ड स्पॉट्स एट डिफरेंट हाइट्स, ये जो पेपर आपको ऑब्टेन हुआ आफ्टर ड्राइड, सूखने के बाद जो पेपर आपको ऑब्टेन हुआ, इस पेपर को आप बोलेंगे क्रोमेटो। इसे आपने सेपरेट कर लिया, इसको आपने ड्राई कर लिया, और इसमें आपको 3 सेपरेट स्पॉट्स, कलर्ड स्पॉट्स यहाँ पे आपको मिले हुए हैं, और इसको आप बोलेंगे, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटो क्रोमेटोग्राम, ठीक है, क्रोमेटोग्राम। तो ये आप जान रहे हैं, ये ग्लास जार है, इसको मेंशन कर दें। डायग्राम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। ये वाटर है, ठीक है, ये आपका स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर, स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर, ये फ़िल्टर पेपर है, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल इंक का स्पॉट है, ओरिजिनल इंक, ओरिजिनल
इंक स्पॉट, ठीक है, ओरिजिनल इंक स्पॉट है। तो इस तरह से आप पूरा प्रोसीजर क्रोमेटोग्राफी का आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, क्रोमेटोग्राफी का क्या एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो पहला तो एग्जांपल आपको बताया गया कि टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ब्लैक इंक में जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ड्रग्स प्रेजेंट इन द ब्लड्स ऑफ क्रिमिनल्स इन फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। और फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ किया जाता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ब्लड में कौन से ड्रग्स प्रेजेंट हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ही लेस होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में वो प्रेजेंट होता है ब्लड में। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाइड बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन लिखने के लिए आते हैं, अलग से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप भी उसी तरह से पढ़ेंगे ध्यान से। टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ड्रग्स प्रेजेंट इन द ब्लड। इसके अलावा देखिए केमिकल रिएक्शंस में भी कभी कभी इसका यूज़ करते हैं टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है तो उन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसके एप्लीकेशंस हैं, तो आप इतने एप्लीकेशन जो हैं फ़िलहाल यहाँ पे जानते रहिए। और ये आपका अब ये यहाँ पे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को आप डिस्कस कर चुके हैं। आपने दोनों केस अभी तक देखे कि व्हेन सॉलिड्स आर इनसोल्यूबल इन लिक्विड एंड व्हेन सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन लिक्विड। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं या कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसे हम लोग डिस्कस करेंगे।